नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है कृष्णा नेंच के अगले पार्ट के अंदर। तो सर हमसे सवाल पूछे कि घोड़े की राइडिंग कैसे सिखाएं, क्या करें, है ना, और कैसे उसके लगाम डालें, कैसे अपने घर में प्रैक्टिस करें, आदमी वगैरह हमारे पास नहीं है। तो एक बंदे ने तो सबसे पहले मेरे से ये सवाल पूछा, मेरे को लगता है इस सवाल से भी लोगों के बहुत सारों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जब आप राइडिंग के लिए घोड़े वगैरह आपके घोड़ी वगैरह आप राइड कराते ही हो, तो आप जब जाते हो तो रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या चीज आप साथ में लेके जाते हो, ये भी एक बंदे का सवाल तो चालू है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे को राइडिंग सीखनी है या फिर उसको राइडिंग का शौक है, तो हम कहाँ पे जाएं सीखने के लिए। तो अभी क्या है सर, बता नहीं पाते, क्योंकि मान के चलो किसी फार्म वाले को हम ये तो नहीं बोल सकते साहब हाँ चले जाओ वो राइडिंग सिखा देंगे आपको। तो उस चीज के जैसा आपका वो बिजनेस है, तो मैं उस चीज के बारे में भी नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो अभी जो आपका ये सवाल है ये प्रैक्टिकल करके बताने का है, बिल्कुल ठीक है, मगर अभी इतनी बारी से कि अपन प्रैक्टिकल कुछ बता नहीं पाएंगे। तो पहले तो ये होता है कि घोड़ा कम से कम 3 साल की एज हो जब राइडिंग का अपन चालू करते हैं घोड़े को, बिल्कुल ठीक है ना। 3 साल की अगर एज हो जाए उसके बाद चालू करते हैं। तो उसके लिए या तो आपको घोड़े को ट्रेन करने का आइडिया हो, अगर आपको आइडिया नहीं तो एक ऐसा ट्रेनर आपको बुलाना पड़ेगा जो बड़ा थोड़ा स्लो दिमाग का हो, बहुत फास्ट वे में नहीं करता हो, क्योंकि हर आदमी का एक अलग अलग नेचर होता है। एक ट्रेनर होते हैं वो 10 दिन में घोड़े को सिखा देते हैं, मगर जो 10 दिन में सीखने वाला है वो ट्रेनर से ही चलेगा, वो हर आदमी से नहीं चलेगा। एक ट्रेनर होता है बड़े ठंडे दिमाग का होता है, बहुत स्लो सिखाता है, वो 1 महीने में सिखाता है और उसको एक एक सब्जेक्ट 5-5 दिन तक उसको रिपीट कराता है, तो घोड़ा उस हिसाब से सीखता है। तो घोड़ा कम से कम 3 साल की एज का हो और अच्छे ट्रेनर से, या आप खुद अच्छे ट्रेनर हो तो आप सिखाओ। उसके बाद में क्या होता है कि घोड़ा मोरा नहीं लगा देना या और कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो वो कहते हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट अगर गलत हो जाता है, अगर घोड़े को पहली बार में इस तरीके की चीजें हो गई तो वो घोड़ा उसको आदत पड़ जाती है, बिल्कुल। और फिर आप भी अच्छा, फिर घोड़ा वो कहते हैं ना, घोड़ा भी स्टूडेंट और आप भी स्टूडेंट, बिल्कुल। अगर दोनों में से अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट हो तो चलता है, मगर दोनों स्टूडेंट तो नए, बिल्कुल, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, दूसरा क्या है, मेरा अपने फार्म पे जहाँ रूम्स बना रखे ठहरने के लिए और राइडिंग का काम है, मगर लास्ट 2 साल से अपन ने राइडिंग का भी बंद कर रखा है, क्योंकि मेरा मेन यूरोपियन क्लाइंट का काम है, बिल्कुल, वो तो बंद है। अब अभी इस साल चालू करने का था, मगर अभी बारिश बहुत ज्यादा है तो हम अक्टूबर से चालू करेंगे। हमारे सिखाने का काम तो नहीं है, सिखाने का मतलब जैसे राइडिंग स्कूल टाइप नहीं है, मगर कोई भी अगर चाहे जो फ्यूचर में घोड़े रखना चाहता है, या अभी घोड़े नए रखे हैं और उनको आइडिया ही नहीं है कि भाई घोड़े को क्या खिलाना है क्या पिलाना, वो हम एक इंटर्नशिप जरूर कराते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ रूम्स बने हुए हैं, कुछ कोई भी अगर आना चाहे तो 5 से 7 दिन के लिए आ सकता है, 10 दिन के लिए आ सकता है, मिनिमम 4-5 दिन आए तो उनको आइडिया लगेगा। तो हम उनको क्या मॉर्निंग से लगा के इवनिंग तक हम घोड़ों के साथ क्या करते हैं, हमारा उसमें राइडिंग उनका हमारा मेन महत्व नहीं रहेगा, वो खाली सिखाने पे। हाँ, हमारा मेन महत्व रहेगा घोड़े को मॉर्निंग में क्या करना है। सबसे पहले उसको पानी पिलाना है, चारा डालना है, कितना डालना है, किस टाइप का डालना है, घोड़े की रूम कैसे साफ करना है, रूम के अंदर किस जगह को साफ करना है। कितनी बार क्या होता है, रूम ग्राउंड पूरा साफ कर लेते हैं और जो खाने की कुंडी होती है वो आदमी साफ नहीं करता है। अगर कोई घोड़ा आप पानी पिला रहे हो, पानी नहीं पी रहा तो कितना पिया, अब क्यों नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा तो उसको क्या मिला के पानी पिलाया जाए, तो वो चीजें हम जरूर सिखाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई आना चाहे तो अपने फार्म पे आ सकते हैं। हाँ, फिर उसमें अगर वेदर बहुत अच्छा होता है तो हम बेसिक चीजें उनको सिखाएंगे, सेडल कैसे लगाते हैं, घोड़े को ग्राउंड पर पकड़ के कैसे चलते हैं। राइडिंग तो बहुत दूर की बात है, चलाना ही। हाँ, कितनी बार क्या होता है, घोड़ा आदमी घोड़े पे बैठ के तो राइड कर लेता, मगर उसको नीचे से ग्राउंड से घोड़े को पकड़ के चलना नहीं आता है कि उसको रेन, उसका मोरा की रेन कैसे पकड़नी है, तो वो चीज हम सिखा सकते हैं। सेडल कैसे लगानी है, सेडल लगाने के पहले क्या सावधानियां रखनी है। कितनी बार क्या होता है, लोग घोड़े को आगे से बांध के रखते हैं छोटा, बिल्कुल, उसके लगाम लगा दी और सेडल लगाते और सेडल लगाते कसते हैं, तो कसते से घोड़ा पीछे खिसकता है, पीछे खिसकता है और रस्सा बंधा होता है ना, तो घोड़ा कितनी बार रस्सी तोड़ के उल्टा भी गिर जाता है। तो ये जो सेडल लगाते हुए, घोड़े को ग्राउंड पे चलाते हुए, घोड़ा खाना रखते हो जब, ये सब चीजें ये हम लोग जरूर सिखाते हैं। उसके लिए या उनको रूम लेना पड़ेगा, उसमें लंच डिनर वगैरह सब इंक्लूड होता है।
और मॉर्निंग से लगा के इवनिंग तक उनको बेसिक चीजें तो सर जैसे लॉकडाउन वगैरह में हुआ तो कुछ लोग आए क्या? हाँ आए ना, इंडिया के लोग की बात हाँ कर रहे हाँ हैं। इंडिया अपने कुछ लोग पंजाब से आए, कुछ गुजरात से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए। जिन लोगों के पास ऑलरेडी देखो उनका वो मेन नहीं था कि हमें घोड़ों का काम सीख के कहीं घोड़ों का काम करना है। बिल्कुल। उनका ये था कि हम अगर जिंदगी में घोड़े रख लेंगे तो एटलीस्ट हम घोड़े को, अगर हमारा स्टाफ चला गया तो हम क्या करेंगे। या कोई आदमी 2 घोड़े रखना चाहता है और वो सोचता है कि मैं सुबह से शाम दोनों खुद ही घोड़े का मतलब कर लूंगा काम, या बंदा रखूंगा तो मैं भी कर सकूं बिल्कुल। कि मेरे घोड़े को मैं ही खाना खिलाऊं। तो ये चीजें के लिए लोग आते हैं सीखने के लिए। तो सर जैसे आप राइडिंग पे जब आपका जो ग्रुप जाता होगा 7, 8, 9, 9, 10 लोगों का, जैसे मान को 300, 400 किलोमीटर की आप राइडिंग पे जा रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या क्या सामान साथ में लेके जाते हो, फिर रास्ते में क्या क्या आपको दिक्कतें आती है, उसको भी जरा शॉर्ट में आप बताएं। देखो क्या होता है, ये सफारी के काम के लिए बड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है आपको। सफारी आप खुद राइडिंग कर रहे हो, 2 घंटे की घूम के आ जाओ, वो तो आपकी कर रहे हो। मगर जब आप 6 या 8 क्लाइंट अगर टूरिस्ट लेके जाते हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको घोड़े का खाना ले जाना है, आदमियों का खाना ले जाना है, स्टाफ लेके जाना है, ट्रक साथ में जाएगी, घोड़ों के आपको नाले वगैरह देखनी है। अब अगर आप सेडल बैग है तो उसके अंदर आपको फेरियर का ऑलमोस्ट पूरा टूल्स होना चाहिए कि कहीं आप मान लो 40 किलोमीटर की राइड पे जा रहे हो और वहां कोई गाड़ी नहीं आ सकती, आपके पास 10 घोड़े और किसी घोड़े की नाल निकल गई, 2 किली निकल गई, अगर आपके पास टूल्स नहीं होगा तो आप नाल कैसे लगाओगे। मैं तो बोलता हूँ नाल नहीं निकली, उसमें बाहर एक किली निकल गई और दूसरे पाँव के ऊपर चोट लग रही है, चोट लग रही है, तो उसको आपको घिसना है तो आपका टूल्स होना जरूरी है। बिल्कुल। मान लो किसी घोड़े को गलती से खड्डे में गिर गया है, अब आपके पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए। फिर आपका अगर मान लो दिन भर के लिए जा रहे हो और वहां गाड़ी नहीं आ सकती है तो कुछ छोटी बड़ी मेडिसिन भी आपके साथ में होनी चाहिए। इनके घोड़े के घाव हो गया या एलर्जी हो गई या कोलिक हो गया तो वो चीजें होनी चाहिए, ये चीजें साथ ले जाना चाहिए आपको। तो सर जैसे अभी मेरे को कुछ लोगों ने एक सवाल ये भी पूछा कि सर मेरे को घोड़ी लेनी है पर शौक से लेनी है और मारवाड़ी भी लेनी है, तो अब सर लाइन की लूं या अननोन लूं? वैसे तो हम ये वाला सवाल बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, पर क्या होता है कि सर एक साल के अंदर कितने हॉर्स लवर आ जाते हैं। देखिए ऐसा है कि क्योंकि देखो अब ये डीएनए के बाद में अब ये सवाल लोगों के दिमाग में और ज्यादा आने लग जाएगा। देखो हर आदमी का एक अलग सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरे पास फोन आता है कि मुझे राइडिंग का शौक है, मुझे राइडिंग की घोड़ी लेनी है, तो अब राइडिंग की अगर घोड़ी लेनी है और अगर आपको 100% ये है कि भाई राइडिंग की लेनी है तो आप ऐसी घोड़ी भी ले सकते हो जो राइडिंग की बहुत अच्छी हो मगर बच्चे नहीं देती, वो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मगर क्या होता है कि आदमी अभी ये सोच के लेता है कि मुझे राइडिंग की लेनी है, मगर 2 साल रखने के बाद सोचता है यार मैं ब्रीडिंग भी क्यों ना कर लूं। तो उसको स्टार्टिंग में एक ऐसी घोड़ी लेनी चाहिए जो राइडिंग भी करती हो और ब्रीडिंग भी करती हो, तो वो तो आपको एक मिडिल रेंज में मिल जाएगी, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और एक अच्छी। अब आपको राइडिंग और ब्रीडिंग की लेनी है तो अगर 6 साल की आप घोड़ी ले रहे हो तो आपको पर्टिकुलर उसकी लाइन पे नहीं जाना चाहिए। अगर लाइन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर उसका पासपोर्ट डीएनए वाला है तो बहुत अच्छी बात है। मगर अगर नहीं है तो भी आपको 6 साल, क्योंकि अगर उसको लाइन की होने से 6 साल की उम्र में लाइन की होने से उसका कोई स्टेटस चेंज नहीं हो जाएगा, वो जो दिख रही वैसी दिखेगी। हाँ अगर आप छोटा बच्चा या बच्ची लेते हो तो उसके माँ बाप को देखना जरूरी है और उसका डीएनए माँ बाप का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो घोड़ी लेनी है तो अगर आपको राइडिंग और ब्रीडिंग की लेनी है तो लाइन की हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक अच्छी घोड़ी, अच्छे हाथ पाँव की, अच्छी कमर की घोड़ी, सुंदर घोड़ी ले लेनी चाहिए। तो सर जैसे माने चलो मैंने घोड़ी रख ली, हाँ। अब मेरे पास में कुछ जैसे टूल्स की बात हम कर रहे हैं, कुछ क्या कंपलसरी मेरे पास में होना जरूरी है? जैसे घोड़े की बीमारी से रिलेटेड कुछ सामान हो, यानी कुछ ऐसे सामान जो मेरे पास में होना घर पे जरूरी है, जो मेरे रात बिरात में काम आए। देखो अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या मान लो 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो आपको कुछ पैरासिटामोल्स की गोलियां रखनी चाहिए जो अगर घोड़े को दर्द हो जाए तो वो काम आ जाए। बिल्कुल। अगेंस्ट एलर्जिक की गोली रखनी चाहिए वो काम आ जाए। कुछ देसी दवाइयां जैसे तंबाकू, हींग, अजवाइन, काला नमक, गुड़, ये चीजें आपको रखनी चाहिए। क्या 32 का पाउडर या कोई मसाले का ऐसा पाउडर जो उसको पेट में कोलिक हो जाती है काम में। फिर उसके बाद में अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो मैग्लोडाइन टाइप के या जो पेन किलर के इंजेक्शन होते हैं कोलिक के, वो रखने चाहिए। और अगर आपके पास 20-50 घोड़े हैं तो एटलीस्ट आपको
ड्रिप लगाना अगर आता हो तो ड्रिप्स की बहुत सारी बोतल्स होनी चाहिए, या आपके आसपास एक कोई अच्छा डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए जो आपके कॉल पे आपके वहां आ सके। मगर कितनी बार आपको ये नॉर्मल पेन किलर्स के इंजेक्शंस, सिरिंज ये रखना चाहिए। कितनी बार क्या होता है, डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है, इंजेक्शन लगाने वाला अवेलेबल हो जाता है, मगर मेडिसिन उस दिन अवेलेबल नहीं होती है। मान लो उस दिन स्ट्राइक होती है, मान लो उस दिन संडे हो गया, तो आप ढूंढते फिरोगे। तो अगर मेडिसिन आपके यहाँ है और डॉक्टर अगर आ गया तो एटलीस्ट आपकी वो मेडिसिन यूज कर ले। बिल्कुल। तो ये जो छोटी बड़ी मेडिसिन हमेशा रखनी चाहिए। तो सर एक जैसे नए लोग हमारे पास में बहुत फोन करते हैं, स्पेशली हमारे पास में, कि प्रदीप भाई मैं घोड़ा कहाँ से लूं और ईमानदार आदमी कौन है। अब सर ये इस सवाल का जवाब मेरे पास तो है नहीं। अब आजकल क्या है कि देखो, करने को मैं भी कर सकता हूं, करने को मैं कह दूं हाँ भाई कितने तक का घोड़ा लेना, बहुत सारे यूट्यूबर इस मार्केट में कर भी रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये काम उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। अगर उनके भरोसे के साथ में हम खिलवाड़ करेंगे, उनके पैसे में से हम कुछ लूट रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये मेरी निगाह में तो गलत है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपके ऊपर वो लोग विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर विश्वास करो और आप आपके 20,000 रुपए या 50,000 के लालच के चक्कर में उसको पर्टिकुलर आदमी के वहां भेज दोगे, और पर्टिकुलर आदमी भी ये सोचेगा 50,000 ये खरा तो मैं लाख रुपए में भी ज्यादा लूं। बिल्कुल ठीक है। वो नया आदमी तो बेचारा जा ही रहा ना अब। और फिर होता क्या है कि देखो मैं आपको बताता हूं कि घोड़ा वर्ल्ड में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका 100% ये होता है मेरा काम है खरीदने बेचने का। बिल्कुल 100% में से बहुत से लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं उनका काम ही है, उनकी घर की रोजी रोटी उससे चलती है, खरीदना बेचना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका खरीदना बेचना काम नहीं होता, उनका 100% नहीं होता है। उनका ये होता है भाई एक दो घोड़े ला रहे हैं, अगर कोई आ जाता है पर्टिकुलर उस टाइप के चॉइस के घोड़े वाला है तो उसको दे देंगे, नहीं तो अपन रख रखा है, अपन ब्रीडिंग करेंगे। बिल्कुल। तो उसमें मतलब मैं मानता हूं कि जो भी सेलर है घोड़े, मतलब देखो बायर की बात अलग है, मगर सेलर जो भी है, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जो भी आपके पास खरीदार आ रहा है उसको उसके जरूरत के हिसाब का घोड़ा दो, ना कि आपके पास जो घोड़ा हो वो पकड़ा दो। अगर किसी को मान लो 1.5 लाख की घोड़ी चाहिए तो उसको उस टाइप की घोड़ी दो, ना कि उसको ऐसी घोड़ी दे दो जो संभाल भी नहीं पावे। बिल्कुल। जैसे बदमाश दे दी। अब कोई मुझे बोले कि भाई ब्रीडिंग के लिए घोड़ी चाहिए और ऐसी घोड़ी मत उसको पकड़ा दो जो बच्चे ही नहीं देती हो, या किसी को राइडिंग करनी हो उसको ऐसी घोड़ी मत पकड़ा दो जो राइडिंग नहीं कराती हो। तो ये थोड़ा गलत है। और मतलब आप जैसे आप वो बता रहे थे भाई कि यूट्यूब भाई कौन ये जो करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि नए आदमी का मरण हो जाता है। तो बेस्ट तो मेरा ये है कि भाई किसी का भी आप विश्वास करो ना करो, आप खुद जाओ और देखो, और कोई अगर अपना जान पहचान वाला जो आपको जिसको विश्वास हो, ये नहीं कि मिलने वाले ही आपको कटवा देवे, और जाके देखो और आपकी सोच के हिसाब से घोड़ा घोड़ी खरीदो। और आपको लगता है कि अगर सामने वाला आदमी जीने, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर आदमी चक्कू लेके बैठा हुआ का। देखो मार्केट में सर आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, सारे लोग बेकार नहीं है। पर हाँ ये है कि मार्केट में 50, 60, 70, 80% लोग ऐसे हैं जो वो परसेंटेज है सर। इसमें भी मगर कोई आदमी आपको 1% काटेगा, कोई 10%, कोई 20%, कोई पूरा 50%। नहीं, मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि मैं जो घोड़ा, पहली बात तो हर घोड़ा अलग अलग होता है, घोड़े की कोई MRP नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास जो घोड़ा मैं 1 लाख का खरीद के लाया हूँ, ठीक है, मैं उस घोड़े को 1.5 लाख से कम नहीं बेचूंगा। हो सकता है वही घोड़ा कोई आदमी 1 लाख का खरीद के लाया और 1.20 में बेच दे, मगर मैं 1.5 लाख के इस शर्त पे बेच रहा हूँ कि हकीकत में उसको उस टाइप का वो मुझे जब बताएगा ना मुझे घोड़ा चाहिए, अगर वो घोड़ा उस टाइप का होगा तो ही मैं उसको वो घोड़ा दूंगा। अगर उसके कहीं फिटिंग में नहीं बैठ रहा है, इवन मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं उसको वो घोड़ा नहीं दूंगा। तो एक्चुअली क्या होता है, आदमी तो भाई इस घोड़ा लेना आया है, अब उसको चाहिए तो कैसा, और उसको पकड़ा देता है कैसा। तो सर आपके पास में भी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो बीच में कोई दलाल आया, वो आपके पास में कोई घोड़ी खड़ी हुई है, बोले यार दिनेश जी ये घोड़ी यार इसको दे दो यार, 15-20 लाख रुपए में चली जाएगी, तो कभी आपने ऐसा कराया क्या? नहीं, देखो मैं ऐसा इसलिए हम नहीं करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। हमारे उदयपुर में 3-4 लोग सफारी कराते हैं, 2-3 लोग कराते हैं। तो उनका ये असूल है कि जैसे कोई भी होटलों वाले होते हैं या कमीशन या गाइड वगैरह, तो वो ये बोलते हैं भैया हमारी तो रेट है 1500 रुपए, भले तुम 2000 लो, 2500 लो, 3000 लो। उनका तो ये है। मेरा सिस्टम ये है कि भैया मेरी रेट है 2500 रुपए, क्लाइंट अगर डायरेक्ट भी फोन करेगा तो 2500 है, और तू लेके आएगा तो भी 2500 है। हाँ,
मेरे पॉकेट से तुझे 100 रुपए में देने को तैयार हूँ। अच्छा, पर रेट नहीं बढ़ाओगे? रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो अपना ये दूसरा क्या होता है कि मेरे यहाँ भी जैसे कोई लेके आ गया तो मैं उसको एक ही बोलता हूँ कि भैया ऐसा है कि तेरे को मैं खर्चा पानी 10,000 रुपए जो देना होगा वो दे दूंगा, मगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि तू मेरे से पूछ रहा है भाई साहब घोड़ा कितने का, 1.5 लाख का। अच्छा आप ऐसा करना, इस पार्टी को 3 लाख का बताना, मैं 2.5 लाख रुपए का सौदा करवा दूंगा, तो 1 लाख रुपए तो आप मुझे वो दे देना, और 10,000 आपने बोला वो और दे देना। तो मैं मतलब मैं पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं घोड़ा जो खरीद के लाया था 1,30,000 का खरीद के लाया था, और इस घोड़े को मान लो 1 लाख का लाया और या 1,20,000 का लाया, और मैं इसको 1.5 लाख में सेल कर रहा हूँ और 10,000 इसको दूंगा, तो 1,40 यानी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है 30,000 रुपए। और ये आदमी बिना मतलब कुछ नहीं कर रहा है, जो ग्राहक लेके आया उसकी गाड़ी में घूम रहा है, उसके साथ खाना खा रहा है, और 1,10,000 रुपए लेके थ्रू हो रहा है। तो ये तो गलत है ना क्या? थोड़ी बहुत तो चलती है तो नहीं। अच्छा हम दलालों को यही कहते हैं, कोई भी दलाल देखो हर आदमी का देना, तो उसको बोलते कि यार ज्यादा ज्यादा तू अगर लाख रुपए का सौदा है तो 5 से 10,000 रुपए खा ले क्या, और सामने वाले को जो जिसको तू दिला रहा ना उसको बोल देना भैया मैं कोशिश करके आपको 10,000 आप मुझे दोगे और 10,000 सामने वाले से लूंगा क्या। तो ऐसी रीजनेबल रेट करवा दे कि लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। सर जैसे मैं मार्केट में एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे मैं अभी कहीं गया था, नाम नहीं लूंगा, राज्य का और बंदे का, तो वहां क्या हुआ कि जैसे कि घोड़ी के पास में एक बच्चा खड़ा हुआ था, ये तो बाद में पता लगा कि वो घोड़ी बच्चा नहीं देती थी, पर वो घोड़ी यानी कि बच्चा देती है, इसके लिए क्या करा कि दूसरे बच्चे को उस घोड़ी के पास में छोड़ दिया गया। तो वो खुद नहीं बताया कि 5-6 दिन इस घोड़ी ने थोड़ा सा नाटक करा, फिर इसने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। और जब बंदा आया तो उसने बोला यार बच्चा और घोड़ी दूंगा ये तो एक साथ ही दूंगा, वरना अलग अलग दोगे तो अलग अलग रेट है। बाद में क्या हुआ कि वो घोड़ी ले गया और बच्चा वहीं छोड़ गया। अब वो किस व्याप पे लेके गया कि भाई घोड़ी बच्चा देती है, पर एक्चुअली में था क्या वही स्कैम वाली बात, एक्चुअली में घोड़ी तो बच्चा देती ही नहीं थी, पर उसको बेवकूफ बनाया गया। अब मान के चलो घोड़ी ने जाके घोड़ा छुड़वाया करा, इस प्रोसेस में आपको भी पता 4-5 महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने तो आदमी ऐसा सोचता ही नहीं कि भाई चलो सोचता है चलो यार कोई प्रॉब्लम आ रही कर रही होगी। 6 महीने बाद जब आदमी बोलता है कि यार ये तो घोड़ी बच्चा देती ही नहीं है, तो आदमी कहता है यार तुम्हारे सामने बच्चा था कि नहीं था, तो ये भी इसके हमारा, तो अब आदमी कैसे करे, यानी कि बेचारा नया आदमी का बहुत तगड़ा मरण हो जाता है, मेरे को तो ये लगता है। देखो एक्चुअली क्या है कि अब उसने इतना प्लान बना के ऐसा काम किया वो तो गलत है। बाकी नॉर्मली होता है कि अगर आप कहीं से घोड़ी खरीदने जा रहे हो और अगर आपको विश्वास नहीं है या डाउट है क्या, तो आपको ये करना चाहिए कि उसकी एक डॉक्टर को बुला के सोनोग्राफी करवा दो, अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा हाँ ये करवा लो भाई। अगर आपको डाउट है, आज मेरा ये पास एक घोड़ी है जो 1.5 साल से बच्चा नहीं दे रही है, उसने पहले बच्चे दिए और मुझे मालूम है उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है मुझे टाइम नहीं मिल रहा और मैं उसको क्रॉस नहीं करवा रहा हूँ। अब मेरे पास अगर कोई ग्राहक आएगा तो बोलेगा यार ये बच्चा देगी नहीं देगी, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ उसको, तू किसी भी डॉक्टर को लिया, सोनोग्राफी मशीन लेके आ जाए, इसको चेक करा ले, मिस्टेक हो तो मत ले जाना, और मिस्टेक नहीं हो तो ले जाना क्या। अब ये कितनी बार क्या आप गारंटी नहीं ले सकते, कितनी बार बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, घोड़ियां नहीं मानती है। मगर आपको मालूम है अगर मेरे को अगर डॉक्टर ये बता देगा कि इस घोड़ी में ये मिस्टेक होने की वजह से ये बच्चा नहीं देगी, तो मैं तो उसको बच्चा देने के हिसाब से सेल नहीं करूंगा, ये बात पक्की। बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा बच्चा दे देगी। हाँ अगर मुझे मालूम है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर अभी इसने 1 साल से बच्चा नहीं दिया, तो वो तो बताएंगे भैया, और तू चेक करा ले, तुझे विश्वास नहीं होता